दुनिया के नक्शे पर खींची गई लकीरें अक्सर शांति का वादा करती हैं, लेकिन कभी-कभी इन्हीं लकीरों से बारूद की गंध आने लगती है। और आज मिडिल ईस्ट के आसमान पर कुछ ऐसे ही काले बादल मंडरा रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खतरनाक मोड़ से। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन का एक बयान, एक वीडियो जो फिर से सामने आया है, जिसमें वो सीधे सीधे इजराइल को सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। और ये बयान पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर एक ऐसा देश जो कभी इजराइल का सबसे पुराना मुस्लिम दोस्त था, वो आज उसके खिलाफ जंग का ऐलान क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक धर्म की लड़ाई है या इसके पीछे सत्ता का कोई बहुत बड़ा और गहरा खेल चल रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। उस दौर में जब इन दोनों देशों के बीच दोस्ती का एक सुनहरा युग था। ये जो बदलाव है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, 1949 में तुर्की वो पहला मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी। 90 के दशक में तो दोनों देश मिलकर सीरिया जैसे साझा दुश्मनों के खिलाफ मिलिट्री एक्सरसाइज करते थे, खुफिया जानकारी शेयर करते थे। और आज तुर्की हमास को मुजाहिदीन यानी स्वतंत्रता सेनानी कहता है। अरबों डॉलर का जो व्यापार था वो बिल्कुल जीरो पर आ गया है, और यहाँ तक कि अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। तो सवाल यह है कि ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसका जवाब असल में एक व्यक्ति और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में छिपा है। देखिए, 2002 में एर्दोगन के सत्ता में आने से सब कुछ बदल गया। शुरुआत में वो एक सेक्युलर नेता के तौर पर आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो कट्टरपंथी की तरफ मुड़ गए और उनका मकसद बिल्कुल साफ हो गया। उन्हें इस्लामिक दुनिया का नया खलीफा बनना था और ओटोमन साम्राज्य की पुरानी शान को वापस लाना था। और एर्दोगन एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो जानते हैं कि 57 मुस्लिम देशों का नेता बनने का सबसे छोटा रास्ता फिलिस्तीन और गाजा के दर्द से होकर गुजरता है। देखिए, ईरान और सऊदी अरब तो पहले से ही इस दौड़ में है। ऐसे में एर्दोगन ने गाजा के मुद्दे को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है, ताकि वो खुद को मुसलमानों के एकमात्र सच्चे रक्षक के तौर पर पेश कर सके। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये दोस्ती कदम दर कदम दुश्मनी में आखिर बदली कैसे। 2002 में एर्दोगन के सत्ता में आने के बाद से ही रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ने लगे थे, लेकिन जो असली टर्निंग पॉइंट था वो था 2009 का मावी मार्मरा फ्लोटिला हादसा, जब इजरायली कमांडो ने गाजा जा रहे एक तुर्की जहाज पर हमला किया, जिसमें 9 तुर्की नागरिक मारे गए। इसके बाद तो 24 में व्यापार पर पूरी तरह रोक और 25 में एयर स्पेस बंद करना ये इस रिश्ते के ताबूत में आखिरी कीलें साबित हुईं। और ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं था। प्रतिबंध लगने से पहले दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार एक बहुत बड़े आंकड़े तक पहुंच गया था। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक रिश्ता नहीं था, एक गहरा आर्थिक संबंध भी था। और फिर रातों रात ये सब खत्म हो गया। तुर्की ने सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए। इससे ये साफ हो गया कि वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए कितना भी बड़ा आर्थिक नुकसान उठाने को तैयार हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और निर्णायक कदम था। लेकिन लड़ाई सिर्फ आर्थिक और डिप्लोमेटिक मोर्चे पर ही नहीं थी। तुर्की ने इसे एक बिल्कुल नए और कह सकते हैं अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया। ये संख्या सुनकर शायद यकीन ना हो। तुर्की के प्रोसिक्यूटर्स ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू समेत 36 इजरायली नेताओं के लिए कुल मिलाकर 4,500 साल की जेल की सजा की मांग कर डाली। ये मुकदमा गाजा में नरसंहार और एक दूसरे सहायता जहाज को रोकने के आरोपों से जुड़ा था। और फिर एर्दोगन ने व्यक्तिगत हमले भी शुरू कर दिए, जिससे कड़वाहट और भी ज्यादा बढ़ गई। सच कहें तो इस तरह की बयानबाजी के बाद डिप्लोमेसी के लिए कोई जगह बचती नहीं है। तो देखिए, ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, ये पूरे क्षेत्र के जियोपॉलिटिकल नक्शे को फिर से बना रही है। नए नए गठबंधन बन रहे हैं और पुरानी दुश्मनियां और भी गहरी होती जा रही हैं। और अगर ये तनाव युद्ध में बदल गया तो इसके नतीजे पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। बॉस्फोरस स्ट्रेट, जिसे तुर्की कंट्रोल करता है, एक बहुत ही अहम व्यापारिक रास्ता है। अगर ये बंद हो गया तो रूस से आने वाला तेल रुक जाएगा। इससे दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स में खलबली मच जाएगी और एक ऐसी आर्थिक मंदी आ सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करना चाहेंगे। आज दुनिया साफ तौर पर 2 गुटों में बढ़ती हुई दिख रही है। एक तरफ है तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का एक उभरता हुआ गठबंधन, जो अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत को एक साथ ला रहा है। और दूसरी तरफ तुर्की के इस विस्तारवाद का मुकाबला करने के लिए इजराइल, साइप्रस, ग्रीस और यहाँ तक कि भारत, ये सब मिलकर एक नया मोर्चा बना रहे हैं। तो ये संघर्ष अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहा,
बल्कि मेडिटेरेनियन से लेकर इंडो पैसिफिक तक फैल चुका है। आखिर में ये संघर्ष एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का खेल बन गया है, जहां दोनों ही पक्ष अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहीं पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर पाखंड का आरोप लगाते हैं। एर्दोगान गाजा में नरसंहार की बात करते हैं तो नेतन्याहू जवाब में उन्हें अर्मेनियाई नरसंहार और तुर्की के अपने ही कुर्द आबादी पर हमलों की याद दिलाते हैं। मतलब दोनों ही अपनी अपनी ऐतिहासिक त्रासदियों को ढाल बनाकर एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। तो असली बात क्या है? ये लड़ाई सिर्फ गाजा के बारे में नहीं है, ये लड़ाई है एर्दोगन की घरेलू लोकप्रियता के बारे में, एक पुरानी सल्तनत के सपने के बारे में, क्षेत्रीय दबदबे के बारे में, और दो जिद्दी नेताओं के बीच एक पर्सनल लड़ाई के बारे में। और गाजा की तबाही और मासूमों की जान, वो इस सत्ता के खेल में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गए हैं। और ये हमें इस आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर छोड़ देता है। जब इतिहास को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए तो जीत की असली कीमत कौन चुकाता है?